कहानी के शुरुआत में ही हमें पुलिस और एक भयानक डाकू गैंग के बीच में ऑर्गेनाइज्ड एक जंग देखने को मिलती है। वहां से पुलिस डाकू गैंग को हराकर कुछ बॉक्स रिकवर करती है, लेकिन उस बॉक्स के अंदर असल में क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आने पर हमें कहानी की मेन कैरेक्टर आर्याला देखने को मिलती है। वो कंधे पर एक बैग लेकर अमेरिकन रिजर्व बैंक में जाती है। कुछ ही देर में जोसेफ नाम का एक गार्ड कुछ बॉक्स लेकर बैंक में घुसता है, फिर वहां से अपने साथियों के साथ चेहरे पर मास्क पहनकर गार्ड्स को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। वह ठीक फायर अलार्म के सामने एक छोटा सा स्मोक बम छोड़ देता है। इससे फायर अलार्म बजने लगता है और बाहर मौजूद सभी लोग पैनिक करना शुरू कर देते हैं। बाहर के गार्ड्स तब प्रोटोकॉल के हिसाब से सबको फायर एग्जिट से बाहर निकालने की जल्दबाजी करते हैं, तो आर्याला भी उनके बीच मिलजुल कर मेन गेट के पास पहुंच जाती है। लेकिन बाहर निकलने के बजाय वो उल्टा गेट बंद करके बंदूक के डर से सबको बंधक बना लेती है। तब पता चलता है कि जोसेफ या आर्याला में से कोई भी असल में साधारण इंसान या गार्ड नहीं है, वो आए हैं डकैती करने। हमें FBI के नेगोशिएशन एक्सपर्ट रेमी को देखने को मिलता है। उसका मेन काम ही अपराधियों को बातों के जाल में फंसाकर पुलिस का काम आसान करना है। तो उस दिन उसे एक हॉस्पिटल ले जाया गया था नेगोशिएट करने के लिए। वहां एक पेशेंट किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एडमिट हुआ था, लेकिन ऑपरेशन से पहले उसे यह नहीं बताया गया कि इस ऑपरेशन में $10,000 का खर्चा आएगा। अब प्रॉब्लम यह थी कि उस आदमी के पास इतने पैसे नहीं थे और हॉस्पिटल ने भी उसे यह बात पहले नहीं बताई थी। इससे वो भड़क गया और ड्यूटी डॉक्टर पर ही हमला कर दिया। वो इतना ज्यादा हिंसक हो गया था कि हॉस्पिटल का कोई स्टाफ उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मजबूर होकर उन्होंने पुलिस की मदद ली और पुलिस ने बुलाया रेमी को। रेमी अंदर जाकर उस पेशेंट के साथ तरह तरह की बातें करना शुरू करता है। वो उस आदमी को भरोसा दिलाता है कि वो उस पेशेंट को ऐसी जगह ले जाएगा जहां उसकी किडनी का ऑपरेशन बिल्कुल फ्री में हो जाएगा, लेकिन वो आदमी उसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहता। इसके बावजूद रेमी अपनी बातें जारी रखता है और सच में उसे बातों के जाल में फंसाकर एक एक करके वहां से स्टाफ को आजाद करना शुरू कर देता है। और एक पॉइंट पर पेशेंट खुद ही अचानक बेहोश हो जाता है, क्योंकि ऐसी पागलपंती शुरू करने से पहले ही नर्स ने उसे नींद का इंजेक्शन दिया था। लेकिन वो आदमी थोड़ा ज्यादा हेल्दी होने की वजह से दवाई ठीक से काम नहीं कर रही थी। किस्मत से उनकी बातों के बीच ही दवाई का रिएक्शन शुरू हो जाता है और आदमी के बेहोश होते ही हॉस्पिटल का स्टाफ उसे संभाल लेता है। तो इस साल रेमी को टोटल 5 केसेस की जिम्मेदारी दी गई थी और 5 ही उसने बहुत स्किल के साथ हैंडल किए थे, इसलिए वो इसे लेकर बहुत खुश था। लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे उसके लिए क्या क्या इंतजार कर रहा है। सीन शिफ्ट होने पर हमें FBI एजेंट ब्रायन देखने को मिलता है। वह नए ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रहा था। तभी उनके डायरेक्टर आकर उसे बताते हैं कि रिजर्व बैंक में डाकुओं ने हमला किया है और वहां के सबको उन्होंने बंधक बना लिया है। ब्रायन यह सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है कि रिजर्व बैंक में हमला करने की हिम्मत किसने की। खैर, इस केस की जिम्मेदारी ब्रायन को दे दी जाती है और उसके साथी के रूप में रेमी को भेजा जाता है। साथ ही ब्रायन को भरोसा दिलाया जाता है कि अगर वह यह केस सॉल्व कर लेता है तो उसका प्रमोशन हो जाएगा। ब्रायन यह सुनकर खुशी खुशी केस सॉल्व करने में जुट जाता है। इसी बीच डाकू अंदर से कुछ गार्ड्स को आजाद कर देते हैं और बाकी लोगों के मोबाइल छीनकर उन्हें भी डाकू ग्रुप की तरह ही यूनिफॉर्म और मास्क पहना देते हैं ताकि असली डाकुओं को कोई ढूंढ न सके। इसके बाद वे मैनेजर को पकड़ कर लाते हैं और उससे लॉकर की चाबी मांगते हैं। मैनेजर पहले चाबी देने को राजी नहीं होता तो जोसेफ उसे मारना शुरू कर देता है। तब बेचारा मजबूर होकर चाबी दे देता है। इसके बाद वे मैनेजर को लेकर ही लॉकर रूम में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां का वॉल्ट खोलने के लिए मैनेजर के फिंगरप्रिंट की जरूरत होगी। मैनेजर बेचारा मजबूर होकर उनकी सारी बातें सुनने लगता। डाकू अंदर घुसकर वहां मौजूद गोल्ड बार का कलेक्शन देखकर दंग रह जाते हैं। उन्होंने शायद सोचा भी नहीं था कि अंदर इतना सारा सोना हो सकता है। तब मैनेजर उन्हें वार्निंग देता है कि इतना सोना लेकर यहाँ से निकलना किसी भी तरह मुमकिन नहीं है, क्योंकि बाहर ही पुलिस और FBI के लोगों ने घेराबंदी कर रखी है। सोना लेकर निकलते ही उन्हें मरना पड़ेगा। लेकिन आर्याला उसकी बात पर ध्यान न देकर अंदर मौजूद एक सीक्रेट स्टोर रूम की तरफ बढ़ जाती है। मैनेजर यह देखकर थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि उसकी जानकारी में वहाँ सिर्फ पुरानी चीजें ही फेंक कर रखी गई हैं। तो फिर डाकुओं की लीडर उस रूम की तरफ क्यों जाएगी? वो तो खुद भी कभी उस स्टोर रूम में नहीं घुसा था। फिर भी आर्याला के जोर देने पर वह उस कमरे का दरवाजा खोल देता है। इसके बाद जोसेफ और उसके साथी अंदर जाकर कपड़े से ढका हुआ एक संदूक देखते हैं। ये वही संदूक था जिसे साल 1947 में पुलिस ने नाजियों से बरामद किया था। संदूक खोलते ही करोड़ों डॉलर के गोल्ड बार निकल आते हैं। उसे देखकर डाकू बहुत खुश हो जाते हैं। असल में वे खास तौर पर उसी संदूक को लेने आए थे। लेकिन सवाल यह है कि बाहर इतना सोना होते हुए भी डाकू इतने साल पुराने सोने को ही क्यों चुराने आए हैं? इसका जवाब हमें आगे ही पता चलेगा। तो एक तरफ आर्याला और उसकी टीम सोना लेकर वहां से भागने का इंतजाम कर रही थी और दूसरी तरफ ब्रायन डाकुओं के चंगुल से छूटे हुए उन गार्ड से पूछताछ कर रहा था। उनसे ब्रायन को बस इतना ही पता चल पाता है कि डाकुओं की लीडर एक लड़की है और वे बीच बीच में यूरोपियन एक्सेंट में बात कर रहे थे। साथ ही यह भी पता चलता है कि डाकुओं ने बंधक बनाए गए लोगों को भी अपने जैसा यूनिफॉर्म पहना रखा है। इससे ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं मिल पाती, पर जितनी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली थी उसके बेसिस पर ब्रायन को लग रहा था कि ये डाकू शायद नाजियों
नाजियों के उस डकैती के फॉर्मूले को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां भी बंधक बनाए गए लोगों को डाकुओं की तरह ही हूबहू यूनिफॉर्म पहनाई गई थी ताकि वे आसानी से भाग सकें। लेकिन नाजियों वाली उस घटना में तो बहुत से लोग मारे गए थे, इसलिए ब्रायन को डर लग रहा था कि पिछली बार की तरह इस बार भी अगर डाकुओं की डिमांड नहीं मानी गई तो वे बंधक बनाए गए लोगों को मारना शुरू न कर दें। एक तो इतने सारे लोग डाकुओं के हाथ में कैद थे, ऊपर से उनमें दूसरे देशों के कई टूरिस्ट भी थे। अगर इन लोगों को कुछ हो जाता है तो डिपार्टमेंट के साथ साथ एम्बेसी के लोग भी FBI पर भड़क जाएंगे, इसलिए अब उनका सबसे पहला काम डाकुओं की पर डिमांड के बारे में जानना था। वे इन सब पर डिस्कस कर रहे थे। इसी बीच स्वाट टीम वहां पहुंच जाती है, लेकिन स्वाट के लोग डिस्कशन में नहीं बल्कि डायरेक्ट एक्शन में यकीन रखते हैं, इसलिए ब्रायन पहले ही रेमी को स्वाट के लीडर के पास भेज देता है ताकि वह समझा बुझाकर स्वाट लीडर को शांत कर सके। इधर हम देखते हैं कि आर्याला लॉकर के 392 नंबर के चैम्बर में कुछ रख रही है, लेकिन वह क्या है और आर्याला उसे उस लॉकर में क्यों रख रही है यह भी हमें आगे चलेगा। तो जब वह चीजें रखकर बाहर आकर सबको पहरा दे रही थी, तभी बैंक के अंदर का फोन बज उठता है। आर्याला तब समझ जाती है कि फोन FBI ने किया है, इसलिए वह कॉल रिसीव करते ही यूरोपियन एक अजीब भाषा में बात करना शुरू कर देती है। लेकिन समस्या यह थी कि ब्रायन की टीम में से कोई भी वह भाषा नहीं समझ पा रहा था। जब ब्रायन नेगोशिएट करने के लिए ट्रांसलेटर को बुलाने के लिए कहता है, तब रेमी उसे रोकता है, क्योंकि उसका मानना है कि अमेरिका में डकैती करने आया व्यक्ति जरूर अंग्रेजी जानता होगा। डाकू असल में जानबूझकर अंग्रेजी में बात नहीं करना चाहते, इसलिए वह आर्याला पर अंग्रेजी में बात करने के लिए जोर देने लगता है। इससे पहले तो आर्याला चिढ़कर फोन काट देती है और वह देखकर ब्रायन रेमी पर नाराज हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद आर्याला फिर से फोन करके अंग्रेजी में बात करना शुरू करती है और अपनी डिमांड्स बताती है। हालांकि जब रेमी उसकी पहचान जानना चाहता है तो लड़की अपना नाम बताने के बजाय रेमी से कहती है कि उसे मोस्ट वांटेड के नाम से बुलाए। एक और अजीब बात यह थी कि वह रेमी से बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। वह रेमी के बदले ब्रायन से बात करना चाहती है और उसे बताती है कि अंदर 20 लोगों के लिए पानी और खाना चाहिए और ये चीजें ब्रायन को ही अंदर लेकर आनी होंगी, कोई और अंदर नहीं आ सकता। ब्रायन यह सुनकर थोड़ा टेंशन में पड़ जाता है, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से FBI के लोगों का अंदर जाना मना है। इसीलिए वह आर्याला को बताता है कि वह सब चीजों का इंतजाम तो कर देगा, लेकिन वह अंदर नहीं जा पाएगा। आर्याला तब मजबूर होकर उसकी बात मान लेती है और शर्त रखती है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके कुछ हथियार और वहां से भागने का इंतजाम करके देना होगा। ब्रायन उसकी बात मान लेता है, लेकिन साथ ही उसे भी शर्त देता है कि वह कैद किए गए किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आर्याला भी तब उसकी शर्त मान लेती है। इसके बाद पानी लेकर रेमी को भेजा जाता है डाकुओं के साथ नेगोशिएट करने के लिए। वह बहुत चालाकी से डाकुओं से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वह अंदर जाकर बंधक लोगों को एक बार चेक करना चाहता है, लेकिन इस बार उसकी कोई भी ट्रिक काम नहीं आती। उसे ज्यादा बातें करते देखकर आर्याला खुद बाहर निकल आती है। रेमी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वे जल्दी से पानी की बोतलें लेकर अंदर चले जाते हैं। स्वाट के लोग तब अटैक करने के लिए रेडी थे, लेकिन डाकू अपने साथ एक बंधक को भी लेकर आए थे, इसलिए वे कुछ नहीं कर पाते। हालांकि आर्याला से बात करके रेमी यह समझ जाता है, पर लड़की बहुत ज्यादा नर्वस है और इस नर्वसनेस के पीछे सिर्फ पुलिस का डर नहीं बल्कि कोई और भी वजह है। हालांकि ब्रायन उसकी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तब रेमी उसे बताता है कि अंदर के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, जो करना है जल्दी करना होगा। तो ब्रायन बताता है कि उसका एकमात्र प्लान बंधकों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए डाकुओं को पकड़ना है। रेमी तब उससे पूछता है कि अगर स्वाट के लोग अंदर हमला करके वहां से 80% बंधकों को बचाने में सफल होते हैं तो क्या वह चलेगा। ब्रायन साफ मना कर देता है कि वैसा नहीं होगा। जैसे भी हो सभी बंधकों को सही सलामत बचाना होगा और उसके लिए अगर सोना हाथ से निकल भी जाए तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल ये है कि डाकुओं ने तो पहले ही सोना चोरी कर लिया है, फिर वे अब भी बैंक के अंदर किस बात का इंतजार कर रहे हैं। इसका जवाब मैं अभी दे देता हूँ। असल में वे बैंक के लॉकर रूम पर कब्जा करके वहाँ उस सोने के साथ कुछ कर रहे थे। हालांकि वे क्या कर रहे थे यह भी हमें आगे पता चलेगा। खैर, एक तरफ जोसेफ और उसके साथी सोना हटाने में बिजी हैं और दूसरी तरफ उनकी टीम का ही एक बंदा दीवार खोदने में लगा है। इसी बीच आर्याला फिर से ब्रायन को फोन करके उनके निकलने के लिए 5 लोगों का वीजा और एक बड़ा ट्रक और कार्गो प्लेन का इंतजाम करने को कहती है। ब्रायन भी इसके लिए राजी हो जाता है, क्योंकि एम्बेसी में उसका एक जानकार दोस्त है। अजीब बात यह है कि आर्याला को यह बात पहले से पता थी, यहाँ तक कि उसे ब्रायन का नाम भी मालूम था। रेमी तब समझ जाता है कि डाकू उनके बारे में काफी अच्छा होमवर्क करके आए हैं और डाकुओं के लीडर ने नेगोशिएशन के लिए रेमी को नहीं बल्कि ब्रायन को चुना है। ये सुनकर ब्रायन खुद भी थोड़ा हैरान हो जाता है। इसके बाद वे नाजियों के उस पुराने केस की छानबीन शुरू करते हैं। वहां से उन्हें डाल्टन रसेल नाम के एक शख्स के बारे में पता चलता है, जिसने उस वक्त बहुत सारे डायमंड चोरी किए थे। उस डकैती के समय पुलिस को एक चश्मदीद गवाह मिला था और उसने डाल्टन रसेल की फोटो देखकर उसे पहचान लिया था। लेकिन समस्या यह है कि इस बार जैसे डाकू अपना नाम नहीं बताना चाह रहे, ठीक वैसे ही पिछली बार भी उन डाकुओं ने अपना असली नाम छिपाकर फर्जी नाम
नाम से डकैती की थी, जिस वजह से डाल्टन रसेल बाद में कभी नहीं मिला और इस घटना के बाद उसका कोई सुराग भी नहीं लगा। वह जिंदा है या नहीं यह भी किसी को नहीं पता। और एक अजीब बात यह थी कि नाजी अटैक में भी डाकुओं ने सिर्फ उन्हीं डायमंड्स को चुराया था जो बैंक मैनेजर के पास छिपाकर रखे गए थे। बाकी किसी सोने या डायमंड को उन्होंने हाथ नहीं लगाया था। और इस बार भी ठीक वैसा ही कुछ हो रहा है। रेमी को भी तब लगने लगता है कि उस नाजी अटैक के साथ इन डाकुओं का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, इसलिए वह उस समय के लीडर आर्थर के बारे में जानना चाहता है। तब ब्रायन उसे बताता है कि वह लीडर कई सालों से हाउस अरेस्ट में है और इससे ज्यादा उसे कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वह अपने टीममेट को आर्थर के बारे में और जानकारी निकालने को कहता है और रेमी को खाना देकर डाकुओं से पर नेगोशिएट करने के लिए भेज देता है। इस बार भी रेमी आरियाला से बात करने की कोशिश करता है। आरियाला भी उससे बात तो करती है लेकिन इस डकैती या इसके पीछे के रहस्य के बारे में कुछ नहीं बताती। बेचारा रेमी तब निराश होकर लौट आता है। इसी बीच उनका टीममेट उन्हें बताता है कि आर्थर पिछले साल ही हाउस अरेस्ट के दौरान मर चुका है। हालांकि उसका बेटा डेनिश अब एक मल्टीनेशनल कंपनी के नाम पर सरकार विरोधी संगठन चला रहा है और वह अमेरिका और यूरोप के कई क्रिमिनल संगठनों से जुड़ा हुआ है। ये सुनकर ब्रायन समझ जाता है कि इस डकैती में पिछली डकैती का फॉर्मेट कॉपी इन पर नहीं किया जा रहा, बल्कि उस डाकू ग्रुप के मेंबर ही फिर से एक्टिव हुए हैं और अब उनकी देखरेख आर्थर का बेटा डेनिश कर रहा है। इसी बीच आरियाला की कही एक बात रेमी को याद आती है। उसने कहा था कि किसी भी कीमत पर उसे यह काम खत्म करना ही होगा, मतलब वह पक्का किसी वजह से मजबूरी में यह काम कर रही है। ये बातें सुनकर ब्रायन को भी लगने लगता है कि आरियाला शायद उन्हें कुछ बताना चाहती है या कोई सिग्नल देना चाहती है, लेकिन वह असल में क्या है पुलिस समझ नहीं पा रही। इसलिए वे आरियाला के कहे अनुसार उनके लिए बड़े ट्रक का इंतजाम करते हैं जिसके जरिए वे सोना ट्रांसफर कर सकें और उसके बदले आरियाला भी उन्हें अंदर जाकर बंधकों को चेक करने का मौका देती है, लेकिन शर्त यह रखती है कि सिर्फ ब्रायन अंदर जा सकता है, कोई और नहीं। रेमी तब वहां जाने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि वह एक नेगोशिएटर है, कोई एजेंट नहीं, लेकिन आरियाला उसकी बात नहीं मानती। उसकी शर्त है कि सिर्फ ब्रायन ही अंदर आ पाएगा। इसी बीच जोसेफ अचानक गुस्से में आकर किसी को गोली मार देता है और उस आवाज को सुनकर ब्रायन बहुत डर जाता है क्योंकि उसे लगा कि डाकुओं ने बंधकों को मारना शुरू कर दिया है। ब्रायन तब मजबूर होकर प्रोटोकॉल तोड़कर बैंक के अंदर जाने का फैसला करता है। सब उसे वार्निंग देते हैं कि FBI डायरेक्टर इससे बहुत नाराज होंगे, लेकिन ब्रायन के पास और कोई रास्ता नहीं था। इसी बीच पता चलता है कि जोसेफ ने अपने ही दल के एक आदमी को मार डाला है क्योंकि वह सोना चोरी करने की कोशिश कर रहा था। अब वैसे तो वे सभी चोर हैं और चोर चोरी करेंगे ही, यह स्वाभाविक है, लेकिन जोसेफ यह बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस बात को लेकर आरियाला के साथ भी उसका झगड़ा हो जाता है। आरियाला तब गुस्से में कहती है कि उसने यह प्लान मजबूरी में तैयार किया है, लेकिन अगर जोसेफ उसके हिसाब से नहीं चला तो सोना और जान दोनों हाथ से जाएंगे। तब जोसेफ शांत हो जाता है। इसी दौरान ब्रायन अंदर आ जाता है। उसके कपड़ों में एक कैमरा सेट किया गया था जिसके जरिए रेमी और बाकी लोग बाहर बैठकर उसे मॉनिटर कर रहे थे। पहले ब्रायन को बाकी बंधकों के पास ले जाया जाता है, लेकिन ब्रायन उनसे ठीक से बात कर पाता उससे पहले ही डाकू उसे वहां से हटा देते हैं और उसे भी जबरदस्ती अपनी जैसी यूनिफॉर्म पहनाकर बंधक बना लेते हैं। ये देखकर रेमी समेत सभी लोग बहुत चिंता में पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि डाकू कम से कम FBI के ऑफिसर को बंधक नहीं बनाएंगे, लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल उल्टा हो गया। ब्रायन को बंधक बनाए जाने की वजह से स्वाट कमांडर भी भड़क जाता है। वह तुरंत डाकुओं पर हमला करना चाहता था, लेकिन रेमी जाकर उसे रोकता है। ब्रायन की गैर मौजूदगी में रेमी इस केस का इंचार्ज था, इसलिए स्वाट कमांडर ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। इधर ब्रायन आरियाला को उसे छोड़ने के लिए धमकी देने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आरियाला उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी क्योंकि अंदर उसे ब्रायन की जरूरत थी। यह सुनकर ब्रायन थोड़ा हैरान होता है। इसके बाद वह भी नेगोशिएशन का तरीका अपनाकर आरियाला को बातों के जाल में फंसाकर उससे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। इत्तेफाक से आरियाला चुपके से उसके साथ कुछ बातें शेयर भी करती है, पर वे असल में क्या हैं यह हमें बाद में पता चलेगा। हालांकि आरियाला की बातें सुनने के बाद ब्रायन भी उसकी मदद करने और उसके कहे अनुसार काम करने के लिए राजी हो जाता है। इसी बीच ईवा नाम की एक लड़की रेमी से मिलने आती है। वह बताती है कि वह उन डाकुओं में से एक को जानती है। रेमी यह सुनकर दंग रह जाता है। फिर ईवा बताती है कि डाकुओं में बॉबी नाम का एक लड़की एज का है जिसके साथ ईवा कुछ समय तक रिलेशनशिप में थी, लेकिन वह लड़का उसे बहुत मारता पीटता था, इसलिए ईवा वहां से भाग आई थी। वह यह भी बताती है कि इस पर रिलेशनशिप के दौरान बॉबी अक्सर इस डकैती के बारे में बातें किया करता था। ईवा को अब तक लगता था कि बॉबी शायद मजाक कर रहा है, लेकिन अब सच में डकैती होने के बाद उसे समझ आ रहा है कि उसकी बातें मजाक नहीं थी। रेमी तब उससे पूछता है कि उसकी बॉबी से मुलाकात कैसे हुई। तब ईवा बताती है कि वह एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट है, इसलिए वह अक्सर अलग अलग लाइब्रेरी और आर्किटेक्चरल फर्म्स में प्रोजेक्ट्स के लिए काम करती थी। उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात बॉबी से हुई थी। उसने खुद को इंजीनियर बताया था और वह हडसन नदी के किनारे एक सुरंग बनाना चाहता था। उस वक्त ईवा इस बात की गहराई को समझ नहीं पाई थी, लेकिन अब उसे समझ आ रहा है कि उसने इस डकैती के लिए ही वह सुरंग तैयार करने की कोशिश की थी। ये बात सुनकर रेमी बोल पड़ता है कि यह नामुमकिन है क्योंकि उन्होंने पहले ही इंजीनियरों
से बात की है और वे कंफर्म है कि इस रिजर्व बैंक के साथ हडसन रिवर की कनेक्टेड कोई सुरंग है ही नहीं। लेकिन ईवा उसे बताती है कि उनकी रिसर्च पूरी तरह गलत है, यहाँ एक सुरंग है और वह अब सूख चुकी है। ये सुनकर रेमी हैरान रह जाता है और तुरंत अपनी टीम को चेक करने के लिए कहता है। तब वे बताते हैं कि वाकई ऐसी एक सुरंग मौजूद है। रेमी तब समझ जाता है कि बैंक से निकलने के लिए मदद मांगना सिर्फ दिखावा था। डाकुओं ने तो पहले ही उस सुरंग से निकलने का प्लान रेडी कर लिया है। तभी एक एजेंट आकर बैंक के पिछले कुछ दिनों के फुटेज दिखाता है और वहाँ से रेमी मोस्ट वांटेड यानी आर्याला को पहचान लेता है। मगर अजीब बात यह थी कि आर्याला का पिछला कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। फिर वह अचानक इस डाकू गैंग के साथ कैसे जुड़ गई, यही रेमी समझ नहीं पा रहा था। वह अपनी टीम को आर्याला के बारे में और जानकारी निकालने को कहता है और खुद तुरंत बैंक के अंदर फोन करता है। जब आर्याला फोन उठाती है तो रेमी ब्रायन से बात करना चाहता है। आर्याला पहले राजी नहीं होती। तब रेमी उसे धमकी देता है कि अगर वह ब्रायन की बात नहीं मानेगी तो रेमी भी उसकी कोई बात नहीं सुनेगा। मजबूर होकर आर्याला कुछ समय के लिए ब्रायन को बात करने देती है, लेकिन ब्रायन ज्यादा कुछ कह पाता उससे पहले ही आर्याला ब्रायन से फोन छीनकर उसे एक लॉकर रूम के अंदर बंद कर देती है। ब्रायन बार बार लॉकर खोलने की रिक्वेस्ट करता रहता है पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। इसी बीच स्वाट के लोग चुपके से बैंक के अंदर घुस जाते हैं और यह बात कोई आर्याला को मैसेज करके बता देता है। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता जोसेफ जाकर स्वाट एजेंट्स पर हमला कर देता है। वह अकेले ही 2 स्वाट एजेंट्स को चित्त कर देता है और बाकी को बंधक बना लेता है। स्वाट टीम के अंदर घुसने से डाकू बहुत नाराज हो गए थे। आर्याला तब ब्रायन से रेमी का पर्सनल नंबर लेकर उसे वीडियो कॉल करती है और जोसेफ उसकी आंखों के सामने ही उन 2 एजेंट्स को गोली मारकर उनके अधमरे शरीर बाहर फेंक देता है। रेमी तुरंत दौड़कर जाकर देखता है कि एजेंट अभी भी जिंदा हैं, इसलिए वह फौरन उन्हें हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम करता है। इसके बाद वह सीधे आर्याला को फोन करके उसके प्लानिंग के बारे में पूछता है। वह उससे सवाल करता है कि अगर उसे भागने के लिए ट्रक की ही जरूरत थी तो वह सुरंग क्यों बना रही है, लेकिन आर्याला उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देती। फिर रेमी उससे डेनिश और डाल्टन के बारे में पूछता है मगर आर्याला फोन काट देती है। हालांकि उसके बात करने के तरीके से रेमी समझ गया था कि डाल्टन के साथ आर्याला का कोई न कोई रिश्ता जरूर है। इसी बीच डाकू गैंग का वह लड़का जो दीवार खोद रहा था उसने बैंक के अंदर से नदी तक कनेक्टेड एक सुरंग तैयार कर ली और जैसा कि रेमी ने अंदाजा लगाया था वह पूरी तरह सूखी थी, यानी भागने के लिए एकदम परफेक्ट। सुरंग खोदने का काम खत्म होते ही जोसेफ ने उस लड़के को मार दिया। आर्याला यह देखकर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन जोसेफ उस पर ध्यान नहीं देता। वहां से आकर जोसेफ सीधे ब्रायन के पास जाता है। ब्रायन फिर से नेगोशिएशन का तरीका अपनाकर जोसेफ का ब्रेन वॉश करने और उसे सरेंडर के लिए मनाने की कोशिश करता है, पर उसका कोई खास फायदा नहीं होता। इधर तब तक रेमी को पता चल जाता है कि डाल्टन रसेल असल में आर्याला का भाई है और उसका असली नाम डेविड है। तब रेमी समझ जाता है कि पक्का डेनिश डेविड को लेकर आर्याला को ब्लैकमेल कर रहा है और इसीलिए वह यह काम करने पर मजबूर हुई है। मजेदार बात यह है कि उसका यह अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है। सच में डेनिश ने डेविड को किडनैप करके आर्याला को यह डकैती करने पर मजबूर किया है। साथ ही रेमी को उस सोने का रहस्य भी पता चल जाता है जिसे पुलिस ने हिमलर नाम के एक चोर से बरामद करके अमेरिका लाया था और अब शायद उसी चोर के वंशजों में से कोई यह काम कर रहा है। इधर जब आर्याला ब्रायन से मिलने आती है तो ब्रायन उससे नाजी डायमंड डकैती के बारे में पूछता है। तब आर्याला उसे उस डकैती के बारे में ऐसी कुछ जानकारी देती है जिसे सुनकर ब्रायन पक्का हो जाता है कि आर्याला उस डकैती में शामिल थी, लेकिन सवाल यह है कि वह वही काम फिर से उसी तरह क्यों कर रही है। तब आर्याला बताती है कि इन सोना चांदी और हीरों की कोई कीमत नहीं है। इंसान के लिए एकमात्र कीमती चीज उसकी फैमिली है। वह इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाती क्योंकि उससे पहले ही वहाँ जोसेफ आ जाता है और आर्याला वहाँ से चली जाती है। जाते समय वह ब्रायन को भरोसा दिलाती है कि उसे कोई नुकसान नहीं होगा। उसके जाने के कुछ देर बाद ब्रायन के पास डाकू गैंग की एक और लड़की आती है। वह ब्रायन को एक ऐसा फोन देती है जिसका सिम कार्ड 49 देशों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। आर्याला ने उसे बाकी इंस्ट्रक्शंस पहले ही दे दिए थे, इसलिए वह लड़की ब्रायन को वार्निंग देती है कि अगर आर्याला को कुछ हो भी जाए तब भी ब्रायन अपना काम ठीक से पूरा करे। ब्रायन कुछ कहने ही वाला होता है कि वह लड़की वहां से चली जाती है। इधर आर्याला जाकर देखती है कि जोसेफ उनके टारगेट किए हुए सोने के साथ साथ बैंक का बाकी सोना भी ले जाने की तैयारी कर रहा है। आर्याला उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह सही नहीं होगा क्योंकि यह उनके प्लान के बाहर है, लेकिन जोसेफ उसकी बात नहीं मानता। तब आर्याला उसे पकड़कर एक लॉकर के अंदर बंद कर देती है। जोसेफ उसे डराने की कोशिश करता है और इमोशनल ब्लैकमेल भी करता है, लेकिन आर्याला किसी बात पर ध्यान न देकर वहां से जाने लगती है और तभी अचानक एक भयानक ब्लास्ट से सब कुछ तबाह हो जाता है और इसी के साथ ब्रायन की आंखों के सामने ही आर्याला की मौत हो जाती है। खुशकिस्मती से ब्रायन को तब तक कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन उस बम ब्लास्ट की वजह से सुरंग टूट गई और नदी का पानी तेजी से अंदर भरने लगा और उस पानी में कैद ब्रायन और जोसेफ डूबने लगते हैं। इसी बीच जोसेफ आकर ब्रायन को
उसके लॉकर की चाबी दे देता है और अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। लेकिन बदकिस्मती से चाबी पानी में गिर जाती है और ब्रायन उसे किसी भी तरह उठा नहीं पा रहा था। उधर पानी का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। ऐसे समय में रेमी बाकी लोगों के साथ ब्रायन को बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। वह बड़ी मुश्किल से चाबी ढूंढ कर जैसे ही लॉक में लगाता है, पीछे से जोसेफ आकर उस पर अटैक कर देता है। रेमी खुद को उसके चंगुल से छुड़ा नहीं पा रहा था। यह देखकर ब्रायन जैसे तैसे अपना लॉकर खोलकर बाहर निकलता है और जोसेफ पर हमला करके रेमी को बचा लेता है। इसके बाद वे दोनों जल्दी से बाहर निकल आते हैं। माहौल शांत होने के बाद वहां के क्लीनर्स आकर सब कुछ साफ कर देते हैं। तभी रेमी अचानक नोटिस करता है कि उनके बोर्ड पर 392 नंबर लिखा है और ईवा जरूरी काम का बहाना बनाकर भाग चुकी है। रेमी तब बैंक का वह 392 नंबर वाला लॉकर खोलता है और उसे वहां आर्याला की रखी हुई एक डायरी और कुछ सबूत मिलते हैं, जिनसे साफ पता चलता है कि इन सब कामों के पीछे डेनिश का हाथ था। और तभी कहानी में आता है असली ट्विस्ट। पहले सबने सोचा था कि अचानक ब्लास्ट और पानी के बहाव की वजह से डाकू अपना प्लान सक्सेसफुल नहीं कर पाए, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि सोना चोरी भी हो गया है और आर्याला भी मरी नहीं है। वे पुलिस की आंखों के सामने से ही सोना लेकर भाग गए हैं। असल में पहले उन्होंने सोने को लॉकर से निकालकर उसे पिघलाया और लॉकर के दरवाजों जैसे स्लैब बना लिए थे और उस ब्लास्ट के बाद सफाई के नाम पर वे बड़ी चालाकी से उन स्लैब्स को लेकर फरार हो गए। इस पूरे समय आर्याला वेंटिलेशन डक्ट के अंदर छिपी हुई थी और सबसे मजेदार बात यह है कि ईवा को आर्याला ने ही रेमी के पास भेजा था। ये सब जानने के बाद ब्रायन को थोड़ा अजीब लगता है। इसी बीच उनके डायरेक्टर आकर ब्रायन को प्रोटोकॉल तोड़कर बैंक के अंदर जाने की वजह से बहुत डांटते हैं, पर साथ ही वे उसे यह भी बता देते हैं कि अब उसका प्रमोशन नहीं होगा। ब्रायन ये सुनकर बहुत दुखी होता है क्योंकि उसने डिपार्टमेंट के बारे में सोचकर ही अपनी जान दांव पर लगाई थी और अब वही डिपार्टमेंट उससे मुंह फेर चुका है। इसलिए वह तुरंत किसी को कुछ बताए बिना अपने पास मौजूद उस फोन को निकालकर उसमें दिए गए एड्रेस की ओर निकल पड़ता है। इधर रेमी एक एक करके बैंक से बचाए गए सभी लोगों से पूछताछ शुरू करता है। वह उनसे डाकुओं के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहता है, लेकिन उसके हाथ कोई सुराग नहीं लगता। उधर ब्रायन उस लोकेशन पर पहुंचकर एक गाड़ी के अंदर सोने की उन रॉड्स को ढूंढ निकालता है, लेकिन आसपास आर्याला या कोई और नहीं था। कुछ ही देर में वहां डेनिश और उसके लोग आ जाते हैं। असल में आर्याला ने प्लान इस तरह सेट किया था कि वह ब्रायन को डेनिश तक पहुंचा देगी। इसके बाद ब्रायन उसे सोना देगा या जेल भेजेगा, यह ब्रायन का फैसला होगा। अब ब्रायन जैसे एक ईमानदार और बहादुर एजेंट के लिए डिपार्टमेंट को धोखा देना मुमकिन नहीं था, इसलिए उसने पहले ही रेमी को अलर्ट कर रखा था और रेमी भी ठीक समय पर FBI टीम को लेकर लोकेशन पर पहुंचकर अटैक कर देता है और वहां वे डेनिश को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती से डेनिश के लोगों ने तब तक आर्याला के भाई डेविड को मार दिया था। यह सुनकर ब्रायन को बहुत दुख होता है क्योंकि वह डेविड को बचाना चाहता था। हालांकि यह तय था कि डेविड की मौत की वजह से आगे और भी कई लोगों के मरने की संभावना है जो डेविड की मौत के जिम्मेदार थे। इसलिए वह और रेमी अब मिलकर आर्याला को ढूंढने के नए मिशन पर निकलते हैं और ठीक यहीं यह कहानी खत्म हो जाती है।